नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे अभी बताया जा रहा था ब्रेक में कि बहुत सारी कॉलें फिर इंतजार में हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो। हाँ जी, वकील साहब से बात कर सकते हैं? जी कर लें सर। वकील साहब सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूं सर, बताइए जी, अपना सवाल पूछें, मैं सुन रहा हूं। हेलो जी, गुड इवनिंग। मैं निर्मल सिंह कैंट एरिया से बोल रहा हूँ। जी निर्मल सिंह साहब, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। छोटे छोटे हैं तो मेरा बताइए। बहुत ही करीबी रिश्तेदार यहाँ 2003 में आया था और 2005 में उसको असाइलम फेल हो गया था, उसको डिपोर्ट कर दिया था। अच्छा। एक तो क्या उसको हम यूके में बुला सकते हैं और कितने अरसे के बाद में बुला सकते हैं विजिटर वीजे पर? अच्छा। दूसरा, अगर उसकी वाइफ पढ़ने के लिए आती है, क्या वो स्पॉस वीजे में आ सकती है? आ सकता है साथ में? और यानी वाइफ आए तो वो साथ स्पाउस वीजा पे आ सकते हैं? कहीं भी वर्क परमिट मिलता है जी, तो क्या उसके फिंगरप्रिंट का वहां पर असर होगा? ओके, चलें ठीक है, मैं बताता हूं जी। आपका सवाल सारे का सारा एक चीज पर डिपेंड करता है कि जिस वक्त उनको रिमूव किया गया था उस वक्त लॉ क्या था और उस वक्त कानून क्या कहता था कि वो दोबारा इधर आ सकते हैं कि नहीं। जो नया कानून जब आया उसने ये कहा कि जी अगर किसी को यहां से रिमूव किया जाता है और उसके बाद उनको अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो उनको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो अनलेस ये उस तरह से उनकी एक्सेप्शंस में आए। अब एक्सेप्शंस जो इस कानून के एक्सेप्शंस जो डाली गई हैं इसके अंदर वो 4 हैं। 4 एक्सेप्शंस क्या कहती हैं? या तो आप स्पाउस वीजा अप्लाई कर रहे हो, स्पाउस वीजा ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड। प्रेजेंट एंड सेटल्ड का मतलब क्या है कि या आपके पास इंडेफिनिट लीव है या आप ब्रिटिश नेशनल हैं और आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ यहां पर आना चाहते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपको रिमूव किया हो वो आपके पर बैन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी चीज है अगर आप फियांसे वीजा लेकर आना चाहते हैं, वो भी पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल इन द यूके। तीसरी चीज है अगर आप डिपेंडेंट रिलेटिव के तौर पे आना चाहते हैं, अगेन पर्सन प्रेजेंट सेटल इन द यूके, यानी ILR होल्डर या ब्रिटिश नेशनल। और चौथी चीज जो है वो ये है कि अगर आपके पास राइट्स ऑफ एक्सेस हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, आपको कॉन्टैक्ट ऑर्डर मिला है या कोई ऐसी चीज है तो उसकी बेस पे आप यहां पर आ सकते हैं। ये वो 4 एक्सेप्शंस हैं जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बात इनके आप अपने जिनका बता रहे हैं उनको अगर 2005 में यहां से रिमूव किया गया और वो आप अप्लाई करते हैं आने के लिए, उनको मोस्ट प्रोबेबली जो जवाब मिलेगा आगे से वो ये मिलेगा कि आपको 2005 में रिमूव किया गया था, इसलिए आपको हम यहां पे अभी अप्लाई करने का मौका नहीं देंगे अगर आपने विजिट वीजा पे आना है। अब दूसरा सवाल उनकी वाइफ के बारे में कि अगर उनकी वाइफ स्टूडेंट वीजा पे आती है तो ये स्पाउस वीजा के तौर पे आ सकते हैं कि नहीं। अगेन वही चीज अप्लाई होगी इनके ऊपर, इनको फिर भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज अगर वर्क परमिट पे अप्लाई करते हैं तो फिर भी वही चीज होगी उनके लिए, क्योंकि इनको फिर भी वही रिस्ट्रिक्शन रहेगी। अब मसला सारा यह है कि हम जो आर्ग्यूमेंट इस पे डाल सकते हैं वो ये डाल सकते हैं कि जब इनको रिमूव किया गया, क्योंकि आपने बताया गालिबन 2005 में इनको रिमूव किया गया, अब अगर उस वक्त ये कानून नहीं बना था जो कानून अब आ गया है तो फिर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं। ये एक पॉइंट है जिसकी बेस पे मैं कहूंगा कि आप अप्लाई करें। अगर वो रिफ्यूज करते हैं, अपील का राइट मिलता है तो फिर अपील में जाके इसको देखें। अपील का राइट सिर्फ तब मिलेगा अगर आप फैमिली विजिटर के तौर पे अप्लाई करेंगे। अगर खाली जनरल विजिटर के तौर पे अप्लाई किया तो अपील का राइट भी नहीं मिलेगा। जहां तक स्पाउस वीजा की बात है, अगर उनकी वाइफ यहां पे एज ए स्टूडेंट आना चाहती हैं और वो उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी उनको प्रॉब्लम होगी। और तीसरी चीज अगर वर्क परमिट उनको यहां पे जो अब टियर 2 जनरल है, अब टियर 2 जनरल की कैटेगरीज जो बन गई हैं, आपको सबसे पहले वो देखना है कि वो उसमें आते हैं कि नहीं। जो पुराना वर्क परमिट का सिस्टम था कि हाँ जी आपका कोई जानने वाला है, उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं इसको काम देता हूं, यहां पे आपने जाके एडवर्टाइज किया 4 हफ्ते के लिए, एडवर्टाइजमेंट साथ लगाया, एप्लीकेशन की, हफ्ते 10 दिन में जवाब आ गया, वर्क परमिट मिल गया। अब वो हिसाब नहीं है। अब पहले एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट ऑफ वो अपना स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के बाद अगर वो एम्प्लॉई उनका उस कैटेगरी में आता है तो फिर एडवर्टाइजमेंट करने के बाद वो उसको सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं कि हाँ हम इसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। उसके बाद भी होम ऑफिस ने उसको अप्रूव करना होता है। सो ये काफी एक मुश्किल कैटेगरी है। प्लस हर चीज के अंदर अब इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट डाल दी गई है कि हर बंदा जो अप्लाई कर रहा है वर्क परमिट पे यानी टियर 2 जनरल में, उसको इंग्लिश इस लेवल की होनी चाहिए कि वो यहां पर आके रह सके। सो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन जो मेन चीज आपकी है कि जो आपने पूछा कि वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, उसका जवाब है हां भी और ना भी।
کیونکہ میں آپ کو بالکل کوئی ایسی چیز نہیں کہنا چاہتا کہ بس ہاں ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا، ایسی بات نہیں. جس وقت ان کو ریموو کیا گیا تھا یہاں سے، اس وقت یہ لا نہیں بنا تھا جو پیراگراف 320 کے اندر ہے. اب اگر یہ لا ریٹروسپیکٹولی اپلائی ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف آرگیو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا یہ کہ پریکٹیکلی کیا ہوگا جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ ان کو موسٹ پروبلی ریفیوز ہی کریں گے، یہ کہہ کے کہ آپ نے پہلے اپلائی کیا، آپ کو پہلے یہاں سے ریموو کیا گیا تھا، اس لیے ہم آپ کو دوبارہ نہیں جانے دے رہے. اور پھر آپ اپیل میں جا کے لڑ کے دیکھ سکتے ہیں آگے کیا بنے گا. آلرائٹ جی، اگلا سوال لیتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں آپ سے تھوڑی سی بات پوچھنی تھی. میں 2002 میں اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ ویزا پہ آئی تھی. میرے ہسبینڈ اسٹوڈنٹ تھے، پھر میں نے اپنا جو ہے ویزا وہ چینج کروایا تھا اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ 2004 میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ گئی تھی. میں تب سے میں ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہی ہوں. میں نے اکتوبر 2010 میں جس کالج میں پڑھی تھی وہ کالج سسپینڈ ہو گیا. کیونکہ سسپینڈ ہو گیا تو وہ مجھے کیش، میرا ویزا کیونکہ ایکسپائر ہو رہا تھا 31 اکتوبر کو، تو میں اس کے تھرو اپلائی نہیں کر سکتی تھی بغیر کیش کے. لیکن میں نے اپلائی کیا، کالج نے کہا کہ آپ اپلائی کر سکتے ہو. انہوں نے کوئی UKBA بی ایس سے بات کی اور انڈرسٹینڈنگ کے تھرو تو آپ وداؤٹ کیش اپلائی کر سکتے ہو، لیکن آپ کا جو ہے وہ ہولڈ پہ رہے گی اپلیکیشن جب تک کہ کالج کا ڈیسیژن ہوتا، وہ بیک ٹو لسٹ آتا. یعنی پھر کالج تو بیک ٹو لسٹ آ گیا جنوری میں، سال جنوری میں، لیکن انہوں نے میرا ویزا ریفیوز کر کے اس کنڈیشن پہ کہ آپ نے بغیر کیش کے بھیجا تھا، اور ریفیوز کر کے ود نو رائٹ آف اپیل جو ہے وہ میرے ڈاکیومنٹس اپنے پاس ہولڈ پہ رکھ کے، مطلب ہمیں ڈاکیومنٹس واپس نہیں کیے اور اپیل کا رائٹ بھی نہیں دیا. پھر میں نے تھرو وکیل جو ہے وہ ساری اپنے ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے یہاں پہ، ذرا روک رہا ہوں آپ کو بیچ میں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جب اپلیکیشن کی تھی لیو ٹو ریمین ختم ہونے سے پہلے کی تھی؟ نہیں، لیو ٹو ریمین اصل میں کی تو میں نے پہلے تھی، لیکن ہوا یہ تھا کہ وہ تھوڑی سی فی کی چینج تھی. رائٹ. سو وہ پھر آپ کی لیو ٹو ریمین کی ڈیٹ گزر گئی تھی اور آپ کو دوبارہ اپلائی کرنا پڑا تھا، تو انہوں نے اس کو ایز اے فریش اپلیکیشن کنسیڈر کیا. جی، ایز اے فریش اپلیکیشن کنسیڈر کیا. جی. تو اب میرے پاس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاس کیونکہ آپشنس ہیں یہ کہ میرے ہسبینڈ کے 10 ایئرس جو ہیں وہ اکتوبر میں پورے ہو رہے ہیں، مجھے 9 ایئرز ہو جائیں گے اس سال جولائی میں. میری ایک بیٹی ہے جو 11 ایئرس کی ہے اور ایک بیٹا ہے 4 ایئرس کا جو کہ اسپیشل نیڈس ہے. کہ میں کس ویزا پہ اب، مطلب اگر میں جوڈیشل ریویو میں جاتی ہوں تو اس میں میرا ٹائم بہت، جیسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ٹائم بہت ویسٹ ہوگا، اور جب میرے ہسبینڈ کے تب تک 10 ایئرس پورے ہو جائیں گے وہ ILR لانگ ریزیڈینسی کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں آرٹیکل 8 کے اندر اپلائی کروں تو وہ میرے لیے بھی بہتر ہے، جوڈیشل ریویو پہ جانا بہتر ہے. اوکے، چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جی، اچھی بات میرا خیال ہے جو پروگرامز کی یہ جو اتنے سارے ہمارے پروگرامز چلتے ہیں اس کی ایک بہت اچھی بات میرا خیال ہے یہ کہ لوگوں کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے. آپ نے میرا خیال ہے کچھ پروگرام سے بھی پک اپ کیا ہوگا اور ویسے بھی آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوگی، تبھی آپ کو ان ساری چیزوں کا پتا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ. اچھا ہے کہ پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ کوشچن کر سکیں. آرٹیکل 8 کا میں آپ کو بھی سجیسٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ نے اس طرف جانا ہے کہ آپ نے آرگیو کرنا ہے کہ آپ کے 10 ایئرس کمپلیٹ ہونے والے ہیں، ہسبینڈ کے 10 ایئرس لیگلی چل رہے ہیں، سارا کچھ، پہلے بات آپ کو جو کرنی چاہیے وہ یہ کہ آپ اگر جوڈیشل ریویو کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جوڈیشل ریویو میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے جا کے ہائی کورٹ میں یہ کہنا ہے کہ جی یہ فیصلہ غلط کیا گیا ہے اور اس کو وڈرا کروایا جائے. ناؤ جوڈیشل ریویو آپ کے کیس میں ایگزیکٹلی جس طرح سے اپلائی ہوگا، فیصلہ تو غلط نہیں کیا، کیش لیٹر آپ کا نہیں تھا ساتھ، آپ نے پھر بھی اس کے بغیر اپلائی کر دیا. امیگریشن رولز کی ریکوائرمنٹ ہے کیش لیٹر ہونا، آپ نے پورا پرووائڈ نہیں کیا امیگریشن رولز کے مطابق ان کو سارا کچھ، اس لیے انہوں نے ریفیوز کیا. اپیل کا رائٹ آپ کا اس لیے نہیں بنتا کیونکہ آپ کی جو اپلیکیشن نئی والی کی گئی وہ آپ کی اپنا ٹائم ختم ہونے کے بعد کی گئی، اس لیے بھی وہ نہیں بنتا. لیکن جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ کا کالج سسپینڈ ہونے کی وجہ سے اور جو بھی پرابلمز ہوئی ان کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایک بہت ہارڈ شپ ہوئی، ایک بڑے ہارڈ لک ہوئی آپ کے ساتھ کہ یہ ایسا سارا کچھ ہوا. آپ کا اپروول بھی بنتا تھا، کالج بھی آ گیا واپس لسٹ پہ، سارا کچھ ہو گیا، آپ کا اپروول بننا چاہیے تھا پرووائڈیڈ آپ کا وہ کیش لیٹر اس وقت ایشو کیا گیا ہوتا، جو نہیں کیا گیا تھا. سو اس لیے ایک وہ ہارشنیس آف سرکمسٹانسز کو لے کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیٹ دی ایکسرسائز آف ڈسکریشن ought to have been different. یعنی جو ہوم سیکرٹری کے پاس جو ایک ڈسکریشن ہوتا ہے جو وہ کسی بھی کیس میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ ڈفرنٹ ہونا چاہیے تھا. آپ کو یہ دیکھ کے کہ آپ کی کتنا ٹائم یہاں پہ گزر چکا ہے، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، یہ چیز کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کے سرکمسٹانسز کے ہارشنس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایکسرسائز آف ڈسکریشن ought to have been different.
करने का क्या तरीका है इसका? डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू में आपने नहीं जाना, इसलिए इसके लिए आपने पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि एक्शन कोर्ट में शुरू करने से पहले, उससे पहले जो कुछ भी करने वाला है आप वो चीज फॉलो करें, वो रास्ता फॉलो करें। सो मेरा आपको जो मशवरा होगा वो ये कि जुडिशियल रिव्यू यूनिट जो होम ऑफिस का है, आप उनको पहले लिखिए, उनको बताएं कि जी ये सर्कमस्टांसेस थे और मेरे इस टाइम को एक तरह से रेक्टिफाई किया जाए और मुझे उसमें इंक्लूड किया जाए, बिकॉज मेरा ये टाइम कंप्लीट होने वाला है। और ये जो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि आपके लीगली 10 years कंप्लीट हो रहे थे, वो यहां पे रोक दी गई और उसकी वजह से आपको ये मुश्किल हो रही है। सो ये चीज लेके आप उसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका एयर टाइट केस बनता है, लेकिन ये आपका एक रास्ता बन सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो आपका आर्टिकल 8 का राइट है, वो तो आपका राइट मौजूद है। आपने अभी जो मैं जिस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि जो आपके 10 years गुजरे हैं, वो 10 years जो कंप्लीट होने वाले हैं, किसी तरह से आप उसमें क्वालिफाई कर लें, बिकॉज वो आपका इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक आपको लेके चलेगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते, होम ऑफिस कहता है नहीं जी हम नहीं मानते, डिस्क्रेशन जो हमने करना था बस अपनी तरफ से कर लिया, डिस्क्रेशन का मतलब ही ये है कि हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, जो भी उनकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, फिर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वाकई जुडिशियल रिव्यू में जाएं, हाई कोर्ट में राब्ता करें और हाई कोर्ट से इसके ऊपर डिसीजन लेने की कोशिश करें, जो कि आई एग्री कि एक लेंथी प्रोसेस होगा और एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप आर्टिकल 8 के अंदर फिर अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन पे क्या बनेगी कि जी आपके बच्चे 11 साल का है, यहाँ पे 4 साल का है, उनके बच्चों को यहाँ पे रहते हुए कितना टाइम हो गया, आपको रहते हुए कितना टाइम हो गया, और उसकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन वो वाली की जाए। सो आर्टिकल 8 का एक ऑप्शन आपके पास रहता है। मेरा ख्याल है कि बेस्ट चीज ये है कि आप उसके लिए अप्लाई कीजिए और जो पहले जुडिशियल रिव्यू प्री एक्शन प्रोटोकॉल में अप्लाई करें। हो सकता है होम ऑफिस डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करते हुए अपना डिसीजन चेंज कर दें और इस टाइम को रेटिफाई करके आपको डिसीजन नया करके दे दें, आपके पासपोर्ट मंगवाए जाएं और आपको बैक डेटेड स्टैंप उसमें लगा दी जाए। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपने अपना कैश लेटर भी इशू करवाना है कॉलेज से और वो लगाना होगा साथ। तीसरी चीज जो आप एक और कर सकती हैं वो ये कि आप एक नई एप्लीकेशन कर दें स्टूडेंट वीजा की, जिसमें आप आपका कैश लेटर वगैरह सब कुछ साथ लगा हुआ हो जो पुराना था। आई एम अस्यूमिंग हियर कि आपका कोर्स जो उस वक्त आपने शुरू किया था वो अभी कायम है, चल रहा है और आप उसको अटेंड कर रही हैं। अगर वो चीज चल रही है तो आप एक नई एप्लीकेशन कर सकती हैं, बिकॉज पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर जो एक अच्छी चीज आती है वो ये कि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन हो और दैट यू वर लास्ट ग्रांटेड लीव इन वन ऑफ दोज कैटेगरीज जो कि उसके अंदर आती हैं। सो यू वर लास्ट ग्रांटेड लीव इन दैट कैटेगरी। अगर आपके पास प्रेजेंट लीव टू रिमेन नहीं भी है, आप तब भी ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर आगे जाके जो बात आएगी, अगर ये एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाती है और आपको स्टेटस मिल जाता है, तो आपका बीच में जब 10 साल आपके कंप्लीट होते हैं तो फिर सिर्फ बात आएगी कि ये बीच में एक गैप आया, फिर उस वक्त आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव और ये कह सकते हैं कि जी जो गैप आया उसको रेटिफाई किया जाए बिकॉज ऑफ दीज स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन शुड बी इन योर फेवर। सो फिर वहां पे ये बात बन सकती है। लॉ को कभी भी ये मत समझें कि 2+2=4 वाला लॉ होता है। 2+2=4 लॉ नहीं होता। लॉ इस तरह से चलता है कि आपने आर्ग्यू करना है। अगर आप सही तरह से उसको आर्ग्यू कर लें कि 2+2 could also equal to 3.5 और 4:15, सो वो भी चीज बन सकती है। सो कानून का मकसद ही है कि आप उसको आर्ग्यू करें और आर्ग्यू करने के बाद उसके ऊपर आप अपनी पूरी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसकी बेस पे आप अपना केस प्रेजेंट करें। अदरवाइज आपके केस को अगर आपने सिर्फ यही देखना है कि जी ये चीज अप्लाई होती है, ये चीज अप्लाई नहीं होती और दैट्स इट, मेरा केस खत्म हो गया, तो फिर तो कानून चलेगा ही नहीं आगे। कानून के अंदर कोई डेवलपमेंट्स ही नहीं होंगी। फिर तो एक चीज वो आ जाएगी और उसी को आपने हमेशा फॉलो करना होगा एंड दैट्स इट। सो कानून ऐसे नहीं चलता। आपकी केस में गुंजाइश है, थोड़ी लचक है इसमें लड़ने लड़ाने के लिए, सो वो जरूर कीजिएगा। ओके, अगला सवाल लेते हैं जी।